तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से निशाने पर लगा एक चैप्टर फिजिक्स का बहुत शानदार जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। बहुत बच्चों से मैसेज आ रहा है कि भैया इस चैप्टर को पहले लपेटो, हमें बहुत परेशान कर रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इतने तगड़ी और इतने आसान तरीके से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को छील दिया जाएगा कि ज्यादातर चीजें आपको यहीं पर रटवा दूंगा, समझा दूंगा और तैयार करवा दूंगा। और मेरे भाई अपना स्टाइल यही रहता है कि ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उन्हीं को हम लोग अच्छे से रगड़ेंगे। बाकी पूरे चैप्टर को हम लोग उतनी ही शिद्दत से पढ़ने वाले हैं। तो रूल वही है, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, बोर्ड पर पूरा ध्यान लगा लो और श्री बांके बिहारी लाल की जय बोलो। चालू करेंगे। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे ये चैप्टर आपको आसानी से समझाना है और आपको भी उतनी ही आसानी से इसको समझना है, तो कुछ चीजें जो जूनियर क्लास में आप पढ़ते हैं वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने में। कहेंगे गुरुजी भैया जी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें आप समझाना चाहते हैं। मैंने कहा बस आराम से मुझे 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में वो सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा। एक एक चीजें जो आपको इस चैप्टर में समझने के लिए चाहिए, पहले से ही आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है? आराम से बिल्कुल फोकस बोर्ड पे रखो। एक एक चीज समझाना आपके भाई का काम है और समझना आप लोगों का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत बढ़िया। इस चैप्टर में एंट्री मारने से पहले मैं कहूंगा पहले आप याद करो, केमिस्ट्री में 9th क्लास में पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैंने कहा हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। हमने कहा ठीक है भैया, हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैटर बने होते हैं किससे, पार्टिकल से। एकदम सही बात है। मैटर किससे बने होंगे गुरुजी, पार्टिकल से बने होंगे। पार्टिकल को ही कुछ लोगों ने आके कह दिया मेरे भाई एटम। क्लियर सी बात है, बहुत सिंपल सी, जो आपने पढ़ रखा है, ज्यादा डीप भी नहीं जा रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है बस। मैंने कहा हमारे आसपास की चीजों को हम लोग मैटर बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, और वो सभी चीजें बनी होती पार्टिकल से। और पार्टिकल को दूसरी भाषा में कुछ नहीं, बस हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, एटम्स बोलते हैं, एटम बोलते हैं। बात क्लियर है? सारे के सारे सब्सटेंस, सारे के सारे मटेरियल बने हैं छोटे छोटे यूनिट से, जिनका नाम है एटम। क्या एटम ही सबसे छोटा यूनिट है मेरे भाई? नहीं, एटम में भी 3 और सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। हमने कहा कौन कौन से गुरुजी, हमको याद है पहले से। हमने कहा इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रोटॉन, बहुत अच्छी बात है। और तीसरा मेरे भाई न्यूट्रॉन, ये इससे भी अच्छी बात है। तो हमने बस मोटी मोटी बात ये बताई कि हमारे जितने भी आसपास चीजें हैं उन्हीं को मैटर बोलते हैं। मैटर बने हैं कहीं ना कहीं पार्टिकल से, उन्हीं को एटम बोलते हैं। और एटम के अंदर 3 तरीके के और छोटे छोटे और सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन बोलते हैं। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है, समझदार है, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा अगर मैं मैटर को या फिर जितने भी मटेरियल हमारे आसपास हैं, मटेरियल हमारे पास आसपास हैं, उन मटेरियल को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी, अब दिमाग में थोड़ा थोड़ा चलाते रहो, पुरानी बातें चलाते रहो, कि इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से अगर मैं उनको डिवाइड करूं, क्लासिफाई करूं, तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा यार, मटेरियल हमने 2 तरीके की पढ़ रखे हैं जूनियर क्लास में। एक तो मेरे मित्र कंडक्टर, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना है, याद आ गया गुरुजी, कंडक्टर सुना है। और दूसरा इसी का टाइप आपने सुना होगा इंसुलेटर। बात समझ में आती है? आपने क्या सुना है, कंडक्टर सुना है और इंसुलेटर सुना है। इसी इतने ही तरीके के मटेरियल हमारे आसपास पाए जाते हैं जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। तो आपको पता है मोटी मोटी बात की, कंडक्टर यार ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब जिनसे इलेक्ट्रिसिटी होकर के गुजर सकती है। तो मैं कहूंगा भैया मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पासेस। अभी मोटी मोटी बात समझो बस। मैंने कहा 5 मिनट दो, 5 मिनट में सारा खाता खोल दूंगा और उस पर बढ़ेंगे ना, एक एक कॉन्सेप्ट को छीलेंगे ना, आप कहेंगे मजा आ गया, एकदम शानदार। मैंने कहा भैया ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। बहुत जबरदस्त बात है। और इंसुलेटर उन्हीं में ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं थ्रू विच
थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास। मैंने कहा भैया ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी नहीं उन्हें हम बोलेंगे इंसुलेटर, और जिनसे इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी उन्हीं को क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेंगे तो हम कहेंगे गुरु जी हमने इसमें पढ़ रखा है कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं हमारे उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है सॉरी, ये सभी मेटल है और इनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से हम लोग पास करवा सकते हैं। वायर किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास हो सकती है, तभी तो हम वायर बनाते हैं मेटल से। तो भैया यहां पर हम बात करेंगे ज्यादातर नॉन मेटल्स या तो कह देंगे प्लास्टिक। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। क्लियर है बात, मोटी मोटी बात, बहुत बेसिक सी बात है जो जूनियर में आप पढ़ते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी, इसी का खाता हमें इस चैप्टर में खोलना है। अब यार मुझे ये बता दो कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मटेरियल की कहीं ना कहीं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल यार भाई बताएंगे भैया, बिना इलेक्ट्रिसिटी को बताए कैसे आगे बढ़ेंगे, तभी तो मजा आएगा जब इसको समझ लेंगे तो कि बात किसकी हम करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, तीनों चीजें दिमाग में चलाना। मैंने कहा मैटर के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बहुत सही बात है। और मटेरियल दो तरीके के हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते हो तो इन तीनों में से किसके रिलेशन में जा सकता है, थोड़ा सा सोचो। हमने कहा, जब हमने सोचा गुरुजी तुक्का लगाया और थोड़ा सोचा यार इलेक्ट्रिक इसका भी नाम यहाँ पे जुड़ रहा है और इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ भी थोड़ा मैच हो रहा है। तो मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे किसकी, मटेरियल्स में प्रेजेंट किसकी मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स की। बिल्कुल बात है। ये कहाँ से हमें पता चला, हमने कहा गुरुजी इसमें जो वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक, ये कहीं ना कहीं जुड़ रहा है जाके किससे, इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है। तो मेरे भाई इस चैप्टर में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मेरे भाई बिहेव करेंगे जब वो कहां पर होंगे, कंडक्टर में होंगे और कहां पर, इंसुलेटर में। मैंने कहा हर एक सब्सटेंस में एटम है और हर एक एटम में ये तीन चीजें हैं। लेकिन मेरे भाई अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, क्या हम इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, कि नहीं भाई। क्या हम कंडक्टर में करवा सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो चिलगोजर इलेक्ट्रॉन है, ये जो चिलगोजर इलेक्ट्रॉन है, इसके केस में फ्लो कर सकता है। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, मूवेबल कह सकते हैं इनको हम, मूवेबल होते हैं, या तो कह सकते हैं यहाँ पर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन मेरे भाई जो इंसुलेटर होते हैं यहाँ पर मेरे भाई मटेरियल तो है, ये भी, इसमें भी एटम्स हैं, कोई शक नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या है भैया, रेस्ट पर रहते हैं, या तो कह सकते हैं डू नॉट मूव। इसीलिए मेरे भाई इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर जिसमें मूव करेगा भैया, पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन भी मूव नहीं कर रहे हैं। ये थी आपकी कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी थी इस चैप्टर में घुसने के पहले। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी यार ऐसी एनर्जी होती है, कुछ एक तरीके की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं किससे बनेगी मेरे भाई, ना भी मैच करवा लेंगे, इलेक्ट्रॉन से बनेगी। क्लियर है, इसको छापो। और पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा तो कहोगे हाँ अब मुझे एकदम चीजें समझ में आई, क्योंकि पीछे मैंने सारी चीजें क्लियर करनी है। लपेटो जल्दी, कोई देर ना करो। तो मेरे मित्र जो पहला कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में समझना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत आसान तरीके से एक एक चीज मैं नोट करवा दूंगा जो एग्जाम में आएगी या फिर जिसे आपको याद करना जरूरी है। तो मैंने कहा जब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट की तो फिर से इलेक्ट्रिक वर्ड आ गया, मतलब यहां भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। अब मेरे मित्र मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मूव कर सकते हैं, तो मैंने कहा भैया कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इंसुलेटर को यहाँ पे हटा दिया। मुझे बात किसकी करनी है,
कंडक्टर की बात करनी है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। मैंने कहा शर्त यह है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन मस्ट मूव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा, ये शर्त है। और इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ कर सकते हैं? कहें गुरुजी कंडक्टर में, इंसुलेटर में तो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है? कंडक्टर। और देखो मैंने डायग्राम में बनाया है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियर है बात? अब मुझे ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करेंगे? सोचो जरा। नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। इनको मूव करवाने के लिए बाहर से कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम देते हैं मेरे मित्र बैटरी से या तो किसी पावर सप्लाई से। तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिए है नीचे बैटरी, ताकि ये बैटरी में जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल इसके पास है, ये धक्का मारेगा इलेक्ट्रॉन को, भैया चलो इलेक्ट्रिसिटी बनाओ। अब मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? कहें गुरुजी एकदम सीधे सीधे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, क्लियर सी बात है। और आपने बचपन में पढ़ रखा है मेरे भाई कि अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं। मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को धक्का किधर से लगेगा? क्या इधर से धक्का लगेगा कि इधर से धक्का लगेगा? आप खुद सोचो दिमाग में। मैंने कहा जरा अगर मेरे पास आप सोच पाओ, मेरे साथ एक आप सोच पाओ, तो ये नेगेटिव है और इस पर भी चार्ज नेगेटिव, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो नेगेटिव वाला इनको रिपेल करेगा, तो इधर से ही धक्का लगना चालू होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करेंगे मेरे भाई? नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मूव करेंगे, इधर की ओर। लो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू होंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, धार धार, तो इनके मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी बनेगी, और उसी को बोलेंगे मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हमें ये समझना है। अब मेरे मित्र, जो ये फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इसी बहने को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि करंट आपने पढ़ा है, करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। और धारा का मतलब कुछ बहती हुई, धारा पढ़ा है, पानी की धारा क्या होती है? बहती हुई। तो यहाँ पर धारा किसकी है? इलेक्ट्रिक की है। मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की धारा बोले तो मेरे भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब जरा सा मैं यहाँ पर आपको चार्ज के बारे में 2-3 चीजें और बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप चार्ज समझ लीजिए, तो आपको मैं उसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चार्ज की मैं 2 डेफिनेशन बताता हूँ, एक तो आपको जो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। जो बिल्कुल एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन है वो ये है कि चार्ज मेरे भाई किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से कोई भी मटेरियल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब भी उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन एक चार्ज की, उसके हिसाब से क्या मैं कहूंगा, द फंडामेंटल property of material due to which it experiences a force in electromagnetic field, क्लियर है बात? ये डेफिनेशन तो आपके ऊपर से गई होगी, मुझे पता है, ये 10th लेवल की डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो नहीं है। बस मैं इसको और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो लेना देना नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको एक एक चीज समझा के चलना। तो ये भी मैं आपको नॉलेज थोड़ा सा देते हुए चल रहा हूँ, कंफ्यूजन किसी प्रकार की नहीं रखने वाले। हमने कहा भैया मेरे भाई, चार्ज जो है किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक मटेरियल या एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब भी इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनती है, उसमें अगर चार्ज को रखा जाए, किसी भी मटेरियल को रखा जाएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है उसी को चार्ज बोलते हैं। क्लियर है बात? अब चार्ज आपने पढ़ा होगा 2 तरीके के हो सकते हैं। चार्ज हो सकते हैं कितने तरीके के? 2 तरीके के, बिल्कुल सही बात है। चार्ज होंगे 2 तरीके के, एक तो कह देंगे पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हमें पता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? पॉजिटिव चार्ज का मतलब भैया हम कह देंगे ऐसे, नेगेटिव का मतलब। क्लियर है बात? और ये रूल तो आपको पता ही है कि जो सेम चार्ज होते हैं आपस में अट्रैक्ट नहीं सॉरी रिपेल करते हैं। आपको पता होगा कि सेम चार्ज मेरे भाई वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है बात? इतनी बात तो आपको साफ साफ पता है। अब एक चीज और याद रखनी कि चार्ज को नापने के लिए SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम या तो C। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जैसे केले को दर्जन में नापते हैं, पानी को लीटर में नापते हैं, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से चार्ज को भी मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई है जिसको हम लोग कूलम बोलते हैं, और C से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज को अगर हमें डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में, तो उसके लिए भी एक सिंबल यूज करते हैं। हम कहेंगे भैया चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को किससे डिनोट करेंगे मेरे भाई, Q से डिनोट करेंगे। Q लिखा है इसका मतलब वो चार्ज के बारे में बता रहा है। अब थोड़ी बहुत चीजें आपको समझनी यहाँ पर, तो ये हो गई चार्ज की बेसिक चीजें। अब मुझे बताओ, मैंने अगर कहा इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो आप समझ जाएंगे कि चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर बताऊं मैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं अगर मैं, तो चार्ज क्या है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की ही एक मैग्नीट्यूड है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को जान सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो अब मैं, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा डेफिनेशन में, क्या पूछा जा सकता है वो समझिए आप। मैंने कहा अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखवाऊं बहुत प्यारी सी, तो मैं क्या बोलूंगा इतनी जानकारी के आधार पर। मैंने कहा मेरे मित्र, मैंने मोटी मोटी बात ये समझाई कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको मूव करवाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज है। बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, और उसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनको मूव करवाने के लिए बाहर से मुझे क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी हम कहाँ से देंगे, पावर सप्लाई से या तो किसी बैटरी से देंगे। अब बैटरी भैया इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगी और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, और इसी फ्लो करने से बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, और इनके फ्लो करने को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब बहना है, और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए। तो मैं इसकी डेफिनेशन बहुत आसान से बताऊं तो मैं कहूंगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस का मतलब कौन से, इलेक्ट्रॉन्स पर। अब इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज, क्योंकि चार्ज की ही वजह से इलेक्ट्रॉन की मुझे वैल्यू पता चलेगी। तो मैंने कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आ, यहां पे लिखो कंडक्टर नीचे, थ्रू अ कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर रहे हैं कंडक्टर। तो मैंने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज, बहुत सिंपल है देखो ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? मैंने कहा भैया इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को या चार्ज को फ्लो करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे मित्र बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जब वो फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ टाइम भी लेगा, तो उसके टाइम को, पर यूनिट टाइम में जो फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो सीधे को डिनोटेड बाय, ठीक है। डिनोट का मतलब क्या है, उसको कैसे दर्शाएंगे, डिनोटेड बाय आई। इसको हम किस लेटर से दर्शाते हैं मेरे मित्र, आई से दर्शाएंगे, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब अगर डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसका फॉर्मूला बना दो तो कैसा रहेगा, कहें गुरुजी एकदम मजा आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने आने वाला है मेरे मित्र करंट का। अब देखो डेफिनेशन पढ़ो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने कहा भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का मतलब क्या है, क्यू है। मैंने कहा ना चार्ज को किससे दर्शाएंगे मेरे मित्र, क्यू से। तो मैंने यहाँ चार्ज की जगह क्या रखा है, क्यू लिखा है। अब मुझे ये बताओ रेट का मतलब क्या होता है, कहीं भी रेट लिखा हो
रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला बना दूंगा फाइनल, मैं कहूँगा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो Q को हम T से डिवाइड कर देते हैं और जो वैल्यू मुझे मिलती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बात, एकदम साफ साफ। अब मुझे बताओ इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर, तो इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं। बिल्कुल मोटी मोटी बात मलाई दे रहा हूं, एक एक चीज जो एग्जाम में छप सकती है, जो बिल्कुल एकदम मलाई है, चैप्टर के नोट्स बहुत तगड़े दे रहा हूं मैं आपको। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूले में हम लोग सिंबल यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई, और इसको नापते हैं जिस यूनिट में उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात कि भैया इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक डिवाइस होता है कि भैया किस कंडक्टर में कितना करंट बह रहा है कैसे पता चलेगा। उसको नापने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। मैं कहूंगा द इलेक्ट्रिक करंट is measured by एमीटर। ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को नापना है तो जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं इसको नापने के लिए उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर, एमीटर। क्लियर है बात, एकदम शानदार, खतरनाक। सबसे जरूरी बात कि एमीटर को जब भी हम जोड़ेंगे करंट को नापने के लिए तो कैसे जोड़ेंगे, हमेशा ये सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हम कहेंगे मेरे भाई एमीटर, इसी के आगे लिख दे रहा हूं कि एमीटर is always connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। मतलब सीधे हम लोग पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ के काम खत्म कर देंगे। तो एमीटर हमारा जुड़ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है, क्यों सीरीज में जोड़ते हैं, ताकि ये मैक्सिमम अमाउंट में करंट को नाप सके। अब नोट बना के एक पॉइंट छापो जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, एकदम तगड़ा वाला। हम कहेंगे ऐसी क्या बात रह गई गुरुजी जो आप करो बहुत जरूरी है। अब यार यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बह रहे हैं सॉरी, इलेक्ट्रॉन बह रहा है मेरे भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करंट की जो फ्लो करने की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो मैं कहूंगा मेरे भाई द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन opposite direction of इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बह रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा। करंट कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे। मतलब मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा है ए टू बी, तो मैंने कह दिया मान लो यहाँ पर ये ए है और ये बी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरे मित्र आई जो होगा वो चलेगा हमेशा कहाँ, बी टू। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम तगड़ी वाली बात, मलाई वाली बात मैंने आपको दे दी है। इतनी चीजें कोई आपको एक साथ नहीं छपवाएगा, गारंटी मेरी है। छापो जल्दी, बहुत एकदम मलाई मैंने दी है, एक एक चीज बहुत तगड़ी है, सीधे आपके सामने मैंने रख दी है निचोड़ के। लपेटो जल्दी, बिल्कुल लपेटो। हमने कहा गुरुजी हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मोटी मोटी बात ये समझनी कि भैया इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन पर होते हैं चार्ज। तो मैं चाहे कह दूं कि चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, या फिर कह दूं मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई इनको फ्लो कौन करवा रहा है। मैंने कहा पहली बात तो हमने कर ली कि ये फ्लो हो रहे हैं, तो फ्लो होने को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट है।
अब दूसरी बात उनकी भी तो करो यार, जो इनकी सहायता कर रहा है फ्लो करने में। हमने कहा गुरु जी इनकी सहायता करने वाला बैटरी है, और मेरे भाई बैटरी में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो इनको धक्का मारती है इलेक्ट्रॉन्स को, तब ये इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में फ्लो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब जो एनर्जी बैटरी के अंदर स्टोर होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रही है, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, उसी को बोलते हैं मेरे भाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल, या तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो दूसरी चीज आपको समझनी है मेरे भाई इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या तो मैं कह दूं पोटेंशियल डिफरेंस। अब समझो इस चीज को, मैं कैसे डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। मैंने कहा भैया ये काम क्या कर रहा है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, चार्ज है। तो चार्ज को अगर ये धक्का मार रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉन को मिटा दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ चार्ज, ठीक है। मैंने कहा मान लो ये चार्ज यहाँ पर एक है और इसको धक्का मार दिया इसने यहाँ तक, तब जाके इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, तो चार्ज मूव हुआ, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी बनी। तो इसको जितना काम करना पड़ा बैटरी को, या इसके अंदर जो एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसको जो काम करना पड़ा है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बस मित्र इतना ही काम है। तो मैंने कहा भैया द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point is known as potential difference। बात समझ में आती कि नहीं समझ में आती? मैंने कहा मेरे भाई बैटरी के द्वारा, या फिर मेरे मित्र बैटरी में जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके द्वारा जो भी काम किया गया है एक चार्ज को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पटकने में, भेजने में, उसी को हम बोल रहे हैं मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, बहुत आसान सी बात है। दूसरा पॉइंट गुरुजी बता दीजिए हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस is denoted by V। कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस किससे डिनोट किया जाएगा भैया, V से डिनोट किया जाएगा। अब डेफिनेशन के हिसाब से फिर से फॉर्मूला बना देगा, तो मैं कहूंगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन का मतलब W हो गया, और क्या करने में वर्क डन, टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब पॉइंट चार्ज पे काम कर रहा है तो Q हो गया। लो भैया पॉइंट चार्ज कह लो या तो यूनिट चार्ज कह लो, तो मैं कहूंगा यहाँ पॉइंट से बढ़िया है इसको कह दो यूनिट चार्ज, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, किसी भी एक चार्ज को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो काम हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से। हमने कहा तो बन गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पर वेयर W इज वर्क डन और Q आपको पता है बचपन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चार्ज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक। अब भैया इसको नापने की SI यूनिट भी तो होगी, जैसे करंट को नापते हैं एम्पियर में, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को भी तो नापते होंगे। तो मैं आपको बताऊं भैया कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे वोल्ट में। बैटरी पे आपने लिख के देखा होगा ना, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट। अब याद आया, अब जुड़ पा रहे हैं ना, कनेक्ट हो पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बैटरी पर जो वोल्ट लिखा होता है ना, वो इसी के लिए होता है कि भैया कितनी इसके अंदर एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सकती है। तो वो कहेंगे बिल्कुल आसान सी बात है, हम कहेंगे SI यूनिट ऑफ the SI unit of potential difference is क्या कह देंगे, वोल्ट।
क्या कह देंगे गुरुजी वोल्ट, और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे वी से, बांके बिहारी लाल की जय, मतलब नाम भी वही और काम भी वही। वी से भैया उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे और वी से इसके एसआई यूनिट को भी। तो बहुत आसान बन जाता है कि अगर आपको कोई भी चीज लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, मैं लिख दूं कि 9 एम्पियर और एक लिख दूं 9 वोल्ट, तो आपको मैं कहूँ पहचानो कौन सा करंट है और कौन सा वोल्टेज है, या फिर कह दो कौन सा मेरे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो गुरुजी हमने एम्पियर पढ़ रखा है करंट के लिए, तो ये तो मुझे करंट दिया गया है, ये तो मुझे करंट दिया गया, जो वी लगा है वी का मतलब क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से लपेट दिया, बहुत बढ़िया शानदार। तो ये आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि अगर न्यूमेरिकल में जो चीजें दी होंगी तो यूनिट से हम लोग पहचान लेते कि कौन सी चीज मुझे गिवन है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अच्छा चौथी बात इसके बारे में क्या समझेंगे, इसको मेजर करने के लिए भी तो कोई डिवाइस होगा, कहेंगे बिल्कुल भैया मेरे डिवाइस होगा। हम कहेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस is measured by a device। अब जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए मेरे भाई है वोल्ट मीटर। तो अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो अब दूसरी बात भैया, इसको जोड़ेंगे कैसे हम लोग, जब इसको नापना होगा तो जोड़ेंगे कैसे, जैसे एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, कहेंगे गुरुजी पैरेलल में जोड़ते हैं। क्लियर है बात, एकदम सही। तो हम कहेंगे वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं समझा दो एक बार एग्जांपल से कि कैसे एमीटर को जोड़ेंगे, कैसे वोल्ट मीटर। तो मैं कहूंगा एमीटर को अगर जोड़ना है तो सीधे जोड़ दो, ये ए बना है इसका मतलब एमीटर, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव जोड़ दिया आपने। लेकिन अगर मुझे वोल्ट मीटर को जोड़ना है तो पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये है, इसको 2 पॉइंट अलग अलग देने पड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ गया ये भी और फिर ये। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीधे अगर जुड़ गया है बिना किसी थर्ड वायर के, तो वो हमारा है सीरीज में। और देखो ये सामने सामने पैरेलल ही जुड़े हैं, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये रही पूरी जानकारी किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इन दोनों को अगर आपने समझ लिया तो मैं कह रहा हूं कि अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको क्या करो, मलाई है मेरे भाई लपेट दो, मलाई है मेरे भाई लपेट दो। मैं कहूंगा इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी, ऐसा टॉपिक जो पूरे चैप्टर को घेरे हुए है, बिना इस टॉपिक के इस चैप्टर को समझना समझ लो बिल्कुल मूर्खता है। इस चैप्टर को पढ़ा और ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो इसका मतलब स्वाहा हो गया आपका। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ ये ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल और जो टॉपिक पेपर में एकदम 100% मुहर लगा दो, छपेगा तो छपेगा। और उसका नाम है मेरे मित्र ओम्स लॉ, और वेरी पॉपुलर लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, चाहे आप 10th में पढ़ो चाहे 12th में, वहां पर भी आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। तो होता एक्चुअली में क्या है, जब भैया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, तो एक साइंटिस्ट ओम नाम का आता है और वो एक एक्सपेरिमेंट करता है। वो कहता है यार अगर मैं मान लो बैटरी की पोटेंशियल बढ़ाऊं, वैसे 9 वोल्ट की बैटरी है, फिर मैं 12 वोल्ट की लूं, फिर मैं 18 की लूं, फिर मैं और ज्यादा बढ़ाते जाऊं, तो क्या करंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें ये देखता है यार कि जैसे जैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है, वैसे वैसे उतना ही करंट भी बढ़ता चला जाता है। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए एक लॉ देता है, और वो लॉ मैं पहले आपके सामने लिख रहा हूं, फिर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा रहा हूं। तो उसमें वो कहता है, मैं कहूंगा अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि स्टेट ओम्स लॉ एंड द इक्वेशन, बहुत तगड़ी इक्वेशन है जिससे न्यूमेरिकल 100% बनेंगे। तो मैंने कहा इसका मैं कैसे डेफिनेशन लिखूंगा, मैं कहूंगा ओम्स लॉ state that state that state that the electric current
flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। इसकी भी कंडीशन है कि भैया कब रहेगा, इफ फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये बात कर रहा है टेम्परेचर के बारे में और डेंसिटी के बारे में। रिमेन्स सेम। डरना नहीं, स्टेटमेंट से डरना नहीं, क्योंकि आपका भाई समझा रहा है ना, आराम से टेंशन मत लो। एक एक चीज को समझो। मैंने कहा भैया ये लॉ कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो भी करंट कंडक्टर में बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो भी कंडक्टर में बह रहा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहाँ पे मतलब समझना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तब जाके आपको ये लॉ एकदम क्लियर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मेरे मित्र होता है कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाए। मतलब मैंने कहा अगर चुन्नू की एज बढ़ रही है तो मुन्नू की भी बढ़ रही है। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि मेरे भाई अगर डिमांड बढ़ेगी, जैसे मान लो पहले कोई टॉफी है वो 5 रुपए की मिलती है, अब उस टॉफी की डिमांड बढ़ गई तो बताओ प्राइस भी बढ़ेगी? यार दुकानदार कहेगा भैया टॉफी ज्यादा बिक रही है, इसकी प्राइस भी बढ़ा दो। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऐसा केस जहां पर एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए या एक वैल्यू के घटने से दूसरी वैल्यू घट जाए, सीधा प्रभाव जिस पर पड़े उसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेंगे, लिख लेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो मैंने कहा भैया जो करंट बह रहा है आपके कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस की। इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे बात कि जब ओम नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ा रहा था वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, जब तक वो उस तार की फिजिकल कंडीशन को, मतलब ना तो टेम्परेचर बदल रहा था ना जिस तार का इस्तेमाल कर रहा था वो उसको बदल रहा था, जब तक सेम तार यूज करेगा सेम टेम्परेचर पे तब तक ये कहानी हो रही थी। इसी को बोल रहे हैं ओम्स लॉ। तो इसकी एक इक्वेशन बनती है, इसको मैं कैसे स्टेटमेंट में इक्वेशन में रिप्रेजेंट करूंगा। मैं कह रहा हूं कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। और ये जो है यही है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। क्लियर है? जहां भी आप देखेंगे इसको, इसका मतलब समझ जाना कि इसकी वजह से दूसरी वैल्यू पे प्रभाव पड़ रहा है। और सीधे प्रभाव पड़ रहा है मतलब एकदम सामने लिखा है। तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा और जैसे जैसे वोल्टेज कम करते जाएंगे वैसे वैसे करंट कम होगा। एक जरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो मैं आप थोड़ा सा आपको समझा पाऊंगा अच्छे से। मैं कहूँगा मान लो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं ओम हूँ, मान लो भैया थोड़ी देर के लिए हम ओम हैं। लो थोड़ा इज्जत दो मुझे, ओम आपके सामने आ गया है, इज्जत दो यार, इज्जत दो थोड़ा। हाँ भैया, मैंने कहा चलो ठीक है, हमने एक बैटरी ले ली है और बैटरी में वोल्टेज हम कुछ ना कुछ रख रहे हैं और बार बार करंट को भी मेजर कर रहे हैं। तो ये लॉ के हिसाब से जो रीडिंग आएगी ना वो ऐसी आएगी। देखो समझो बात को। मैंने कहा अगर मैं वोल्टेज रख रहा हूं शुरू में 5 तो करंट मान लो मेरे पास है 1 एम्पियर बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार मैंने अगर वोल्टेज को कर दिया है 10 तो वोल्टेज को कितना बढ़ा दिया मैंने? 2 गुना। तो करंट भी 2 गुना हो जाएगा, मतलब 1 2 जा 2 हो गया। क्लियर है बात? अब अगर मैं वोल्टेज को कर दूं मेरे भाई 15 तो करंट भी हो जाएगा 3 गुना, मतलब 3 हो जाएगा। वोल्टेज को कर दूं मैं 20 तो करंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वोल्टेज को कर दूं 25 तो करंट हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ जब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे भाई 2 गुना हो गया तो करंट भी कितना हो गया? 2 गुना हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो गया 3 गुना या फिर 4 गुना तो यहाँ पर देखो करंट भी कितना हो गया मेरे भाई? 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया? बस इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, कि जितने गुना आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे उतने ही गुना आपका बढ़ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बढ़ा तो क्या बढ़ जाएगा? करंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो इससे जो इक्वेशन उसने निकाली
इससे जो इक्वेशन उसने निकाली मेरे भाई, वो ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब भी हटाते हैं किसी भी इक्वेशन में, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है एक चीज जो बिल्कुल सेम रह रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कांस्टेंट पे आ गया RI, इसी को आगे मॉडिफाई करके कह दिया है IR। तो मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला आपके लिए इस चैप्टर में सबसे जरूरी है, ब्रह्मास्त्र है। न्यूमेरिकल कोई भी आए, इस फॉर्मूले से पक्का न्यूमेरिकल फंसेगा एग्जाम में, ये बात आप छाप लो दिमाग में, कॉपी में, रफ में, जो आपके पास है उसमें, ठीक है। नहीं तो चप्पल उतार के उसमें लिख लो कि ये पक्का कॉन्सेप्ट पेपर में छपने वाला है। तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर आर का मतलब क्या है। आर का मतलब मेरे मित्र है यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब गुरु जी जरा हमें हिंदी में समझा दो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस होता है हमेशा कांस्टेंट जब भी ओम्स लॉ पर रीडिंग हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन करने को कहूँ, तो दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। या तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहोगे इस फॉर्मूले से, तो आर को इधर रखोगे, आई को उधर ट्रांसफर करोगे, तो वी अपॉन आई आ जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज अ रेजिस्टेंस। लेकिन मैं कहूंगा ये डेफिनेशन पे आप मत जाओ, मैं कहूंगा ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सही कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of a conductor which opposes electric current। मैंने कहा कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करेगी, अपोज करेगी, उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, विरोधी ज्यादा होगा, करंट उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये करंट का विरोध कर रहा है तो रेजिस्टेंस को अगर बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। अब इससे और भी जो फॉर्मूले आपके बन सकते हैं वो यहाँ पे बना के लिख दे रहा हूँ, इसी से बनेंगे। हमने कहा भैया अगर हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू आर को इधर भेज दोगे, V अपॉन आर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये आ जाएगा, यहीं पे R बन जाएगा आई अपॉन सॉरी आर क्या बन जाएगा, आर इधर तो V इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा, V अपॉन आई बन जाएगा। माफ करेंगे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो ये फॉर्मूले, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, समझने आपको समझ लो। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक चीज और आपको समझनी है कि रेजिस्टेंस को अगर मुझे नापना है तो उसके लिए एक यूनिट लगती है। यहाँ पर लिख लेंगे स्टार बना के कि यूनिट ऑफ SI, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्यों, क्योंकि इसी चुलगुजर ने एक्सपेरिमेंट किया तो इसी का नाम दे दिया ओम। लेकिन इसका सिंबल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। सिंबल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। मैं आप बनाना सिखा दूं, आप एक लाइन खींचना, ऐसे बना देना, फिर एक लाइन खींच देना, तो ये दिस इज सिंबल ऑफ ओम। तो जहां पर लिखा है मान लो 4 ओम, 5 ओम, तो ये आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया। इतनी बात ध्यान रखना। तो ये है ओम्स लॉ कंप्लीट। पहले स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला आना चाहिए, कुछ इससे जुड़ी हुई बातें आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको छापो जरा, वो भी हम कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज हम लोग छोड़ने ना पाए। यहाँ पर नंबर आपके कटने नहीं चाहिए। छापो इसको। ओम्स लॉ समझ में आ गया, इसके साथ समझ में आ गया, मतलब जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा। उसी से इक्वेशन बनी, इक्वेशन से फॉर्मूला बना, और फॉर्मूले में जो आर है उसकी डेफिनेशन है, SI यूनिट है। इतनी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है बस। ना बेटो, मैंने कहा सीधा सवाल पेपर में छप के आ जाता है कि भैया ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कहेंगे नेम द फैक्टर्स, या फिर डिफाइन, या फिर एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो आपके सामने मैं सीधे आपको लिखवा दे रहा हूँ 3-4 फैक्टर जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। वो आपको ध्यान से समझ लेना है और नोट भी कर लेना। मैंने कहा अगर मान लो कोई कंडक्टर है मेरे भाई, तो कंडक्टर की 2 चीजें होती है। एक तो ध्यान रखना है डायमेंशन में 2 चीजें होंगी। एक तो ये जो यहाँ से इसकी ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। और ये जो आपको दिख रहा है ये साइड में, इसको हम लोग बोलेंगे ए। तो मैं यहाँ का कह रहा हूँ एल का मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ध्यान रखना है, इसका मतलब है एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। क्लियर है बात? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। पहले देखो, सबसे पहला फैक्टर आपको छापना है मेरे भाई, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। और आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि जितना ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्लियर है? तो हमने कहा भैया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहली बात छापनी है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा लेंथ कम हो जाएगी उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर है? एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी बढ़ गई, एक घटी तो दूसरी घट गई। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये जो इक्वेशन कह रहा है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? लेंथ के है। इक्वेशन नंबर 1 छापो। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा ध्यान से समझना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला तार की मोटाई। तार की मोटाई है। अब मुझे बताओ, तार जितना मोटा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे पास हो जाएंगे। जितना ज्यादा तार थिक होगा उतने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, और जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही करंट ज्यादा होगा। और करंट अगर ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? विरोधी है एक दूसरे के। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट का विरोध करता है। अगर करंट बढ़ा हुआ है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? वहां पर कम हो चुका है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो रिलेशन होता है वो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, थोड़ा सा डिजाइन बना लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वैसा क्यों होगा? इक्वेशन कहेगी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर R प्रोपोर्शनल है L के डायरेक्टली और R ही प्रोपोर्शनल है L के इनवर्स A के इनवर्सली, तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R is directly proportional to L लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं। इससे फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो ये सिंबल है ये इसका मतलब है रो, और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। जिसकी SI यूनिट होती है, ध्यान रखेंगे, SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। बहुत तगड़ी बात है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? एकदम आसान तरीके से हम कहेंगे इन दोनों की वजह से ये फॉर्मूला आया है। और इस पर क्वेश्चन फंसते हैं कि भैया अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कहेंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? एरिया को डबल कर दिया जाए या ट्रिपल कर दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा जब मैं इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। क्लियर है? अच्छा, और कौन सी चीज होती है जिसपे डिपेंड करता है? तीसरी चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो आप कहेंगे अरे भाई लिख जा सही से, क्या कर रहा है जी? रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंडक्टर। क्लियर है बात? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो 3 नंबर का सवाल आ सकता है। तो 3 पॉइंट इसी तरीके से इक्वेशन बना के छाप देने हैं, नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं है। क्लियर है बात? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इनको एकदम बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। इतना मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है।
अगली वीडियो में जो हमारा बचा हुआ पोर्शन उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। जो नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, मेरा भरोसा करिए बहुत मलाई आपको दे रहा हूँ, और सारे के सारे नोट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि मैं हर टॉपिक में आपको बताता हूँ कि ये पेपर में छप सकता है, ये नहीं छप सकता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, मैं कहीं ना कहीं एग्जाम को दिमाग में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी जगह अपने आप को रख के देख रहा हूँ कि यार अगर मैं पढ़ रहा होता तो मैं क्या क्या चीजें मुझे जरूरी लगती, मैं क्या पढ़ता। तो मैं आपको नहीं चाहूंगा कि आप इधर उधर भटके या फिर कुछ चीजें ढूंढे बहुत इधर उधर के, क्योंकि आपका बड़ा भाई हूं तो आपको बिल्कुल सही सलाह दूंगा, बिल्कुल ईमानदारी से आपकी जगह अपने आप को रखकर मैं चीजों को पढ़ाता हूँ और आपको उसी हिसाब से समझाता हूँ कि मैं अगर वहां पे बैठा होता तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता। यार मैं अगर आया हूँ अपने भाई के पास तो मुझे सही चीजें मिले, अच्छी चीजें मिले, जो एग्जाम में आने वाली है वो मिले। तो अगर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए तो बन जाए तो मजा आ जाए, बस इतना भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए एकदम मन से धुआंधार तरीके से। राधे राधे। अगली वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को छील देंगे, जो भी बचा कुचा माल है उसको भी लपेट देंगे। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय, ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।